Good morning, everyone. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग बेटा। और दोनों नहीं उठे ना, वो भी नहीं उठी अभी तक। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बात की थी कि जो हम कौन सा फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। और उसके अलग अलग स्टेप हमने किए थे। जो पहला स्टेप था उसमें हमने कीमो ट्रैक्शन किया, दूसरे में बाइंडिंग ऑफ स्पर्म हो रही थी, राइट। उसके बाद हमने बात की थी मतलब सेकंड स्टेप में हो रहा था बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर जेली कोट के साथ। तीसरे में हमने बात की थी एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। चौथे में हमने बात की थी कि जो बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विटेलाइन मेम्ब्रेन। पांचवें में हमने बात की थी कि स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और छठे पे हमने बात की थी फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये टोटल हमारे पास कुछ स्टेप थे। और ये पांच छह जो स्टेप थे उसमें से हमने जो कर लिया था वो हम पहुंच गए थे अब कहाँ पे, ब्लॉक टू स्पर्म पॉलीस्पर्मी। लास्ट हमारे पास जो बात हुई थी वो बात हुई थी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, राइट। तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में हम बात करें तो उसको हमने दो तरीके से समझा था पहले पिछले लेक्चर के अंदर कि या तो अब उसका अर्ली ब्लॉक करो, मतलब जैसे ही स्पर्म आपका अटैच होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ। और विटेलाइन मेम्ब्रेन पर कौन से रिसेप्टर होते थे, EBR1, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1। और जैसे ही एक स्पर्म आपका फ्यूज करेगा तो बाकी सारे रिसेप्टर हाइड हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे या नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, राइट। तो इ- इनको मतलब नॉन फंक्शनल करने का तरीका दो है, अर्ली ब्लॉक करो या फास्ट ब्लॉक करो या ट्रांसिएंट ब्लॉक करो। या फिर उनका हम करते हैं जो आज हम दूसरा मेथड देखेंगे, स्लो ब्लॉक। अर्ली वाला हमने देख लिया था, अर्ली वाला कैसे हो रहा था। अर्ली वाला हो रहा था कि आप सोडियम आयन को अंदर ले रहे थे, राइट। जैसे ही जो आपके एग का जो आपके एग के अंदर, जैसे ये एग है और एग के अंदर क्या आना शुरू हो जाएंगे, सोडियम। सोडियम आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो काम है वो हार्डली 1 से लेकर 3 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत तेज हो रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फास्ट ब्लॉक। तो जैसे सोडियम आयन अंदर आना शुरू होंगे तो जो आपकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, जो ओवम की मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है
वो कितना हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, वो चेंज होगा अप टू 20 मिली वोल्ट, है ना, पॉजिटिव में +20 मिली वोल्ट हो जाएगा ये इसका एक्शन पोटेंशियल, राइट। ये कितना हो जाएगा बेटा, अप टू 20। और ये जो चेंज हो रहा है ये हो रहा है डीपोलराइजेशन। और मैंने आपको कल बताई थी डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब जब आपकी सेल क्या है, पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि अंदर की तरफ नेगेटिव है और बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव। क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज होता है, जब इस तरीके का चार्ज हो तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, मतलब कि आपने क्या किया हुआ अभी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, पोलराइजेशन, मतलब सेल आपकी स्टेबल है। लेकिन डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि अंदर भी अब पॉजिटिव चार्ज हो गया है, बाहर तो था ही पॉजिटिव, अंदर भी पॉजिटिव हो गया है। और जब अंदर भी पॉजिटिव हो जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, राइट। और एग की जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो उसका जो डीपोलराइजेशन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, +20 मिली वोल्ट। कितनी हो जाती है बेटा, +20 मिली वोल्ट, राइट। और ये जो प्रोसेस है, ये जो हमें ये जनरेट करता है, इसको जनरेट होने में कितना टाइम लग जाता है, आपको 1 से लेकर 3 सेकंड लग जाते हैं, राइट। और जैसे ही इतने टाइप का डीपोलराइजेशन होगी, बाकी जितने भी रिसेप्टर है, किसके ऊपर, विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी रिसेप्टर है स्पर्म को पकड़ने वाले, जो स्पर्म की बाइंडिंग प्रोटीन के साथ थे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो रिसेप्टर है, ये सारे अब हाइड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, हाइड। इनको हाइड कर देंगे हम, इनको उनको हाइड कर दिया हमने। अब ये लाइक ही नहीं रहे। अभी किसी भी स्पर्म के साथ एक जैसे एक एक ने आके चिपक गया, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। समझ आ रहा है बेटा। यस सर। हाँ, तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। आज महिमा को क्या हो गया, वो क्यों नहीं उठी आज। क्या पता सर। चलो कोई बात नहीं, हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो जो आपने अभी जो पीछे आपने फास्ट ब्लॉक देखा, तो फास्ट ब्लॉक के हमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने एज अ, आपका संडे को टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात की हुई है कि ये आपके पास एक ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, राइट। तो इस ग्राफ के अंदर हम बात करें कि भाई फास्ट ब्लॉक कैसे होता है, मतलब आपको वो बोलेगा कि फास्ट ब्लॉक हो रहा है और आप डायग्राम पहचानो। ऐसे डायग्राम जो ये दिख रहे हैं आपको, ग्राफ जो बने हुए हैं, ऐसे 4 ग्राफ दिए होंगे और उसमें से आपसे ये बोलेगा कि फास्ट ब्लॉक किस में हो रहा है। तो मैंने आपको बोला कि फास्ट ब्लॉक तब होता है जब सोडियम आयन आए। सोडियम आयन आएंगे तो आपके पास कितना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। तो मैंने आपको बताया था, देखो ये पहला डायग्राम है। पहले डायग्राम में क्या है कि आपका जो ये रेड आपको दिख रहा होगा, ये जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, मतलब 2 ग्राफ, एक ग्राफ के अंदर 2 ग्राफ है। एक तो पहला ग्राफ है इधर वाला, और ये यहाँ पे बीच में दीवार है, और एक ये ग्राफ है। जो ये वाला ग्राफ है ये बता रहा है आपको कि EBR1 कितने हैं, राइट। सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है और पोटाशियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, ये दिख रहा है आपको। एक एरो लगा हुआ है और इस एरो पे लिखा है कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, और इस वाले एरो पर आपने लिखा है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कैसा है बेटा, -50 मिली वोल्ट। कितना है, -50 मिली वोल्ट। मतलब कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो अभी कैसी है, पोलराइज्ड, राइट। और ये टाइम बढ़ रहा है, और टाइम यहाँ पे नीचे कितना लिखा है, 1 2 3 सेकंड। कितना लिखा बेटा, 1 2 3 सेकंड, है ना। और यहाँ पर इस लेवल पर 1 2 3 सेकंड। तो आप वो कह रहा है कि अभी आपका जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है -50 है, और EPR, तो अब वो कह रहा है, नीचे हेडिंग दी है, ये जो सिचुएशन है, ये बेटा ये जो ग्राफ की ये वाली सिचुएशन है, ये कब होगी, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। अभी स्पर्म ने टच नहीं किया। आपको पता, जैसे ही स्पर्म टच करेगा, किसके साथ टच करेगा, आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ। तो एक स्पर्म जैसे टच कर गया तो EBR तो उतना ही है, लेकिन आपके अब क्या बढ़ जाएंगे, सोडियम आयन। अभी टच ही किया है आफ्टर फर्टिलाइज, ये क्या हुआ, ये आपके सोडियम आयन बढ़ गए। और सोडियम आयन के बढ़ने से क्या होता है, आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो कितना हो जाता है, +20 मिली वोल्ट। आशीष समझ में आ रहा है, कितना हो जाता है, +20 मिली वोल्ट। यस सर।
तो मतलब फास्ट ब्लॉक करने के लिए हमने कल पिछले लेक्चर में बात की थी, जब आपका फास्ट ब्लॉक यानी ट्रांशिएंट ब्लॉक होता है, जल्दी से आपने क्या करना है, बाकी सारे जो रिसेप्टर है उनको क्या करना है, हाइड करना है। तो ये +20 जो मिली वोल्ट है, ये +20 जो मिली वोल्ट है वो, तो इसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, लगभग 3 सेकंड। मतलब 1 2 3 इतने सेकंड के अंदर ये, या ये पहले -50 था, -50 से सीधा ये ऊपर की तरफ चला गया और कहाँ पहुंच गया, +20 पर, है ना। तो ये ग्राफ, पहला बार जो ग्राफ बना है वो किसके लिए बना है बेटा, ये पैरा जो ये इतना वाला जो ग्राफ है आपका, ये बना है सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। अगला वाला ग्राफ किसके लिए, इसमें हम देख रहे हैं EBR1, सोडियम आइन और के पॉजिटिव। तो के पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपने सिर्फ नोट कि सोडियम आयन बढ़ने चाहिए। तो जब सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका जो पोटेंशियल है वो +20 पहुंच जाएगा। कितना पहुंचेगा बेटा, +20। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। आपको ग्राफ से बताना पड़ेगा। वो ये भी पूछ सकता है कि भाई उस ग्राफ को बताओ जिसमें, मतलब उस ग्राफ को पहचानो, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बताओ कि भाई अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे ये, उसमें सोडियम आयन बहुत कम रहेंगे और आपका जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल रहेगा -50। तो आपको बताना पड़ेगा। जब वो बोलेगा कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो आप बताओ कि ग्राफ कौन सा है। तो उसका मतलब तो ये पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि सी अर्चिन एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो बताओ ग्राफ कौन सा है, कौन सा ग्राफ आपको बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो ये वो ग्राफ है जहां पे +20 मिली वोल्ट हो और सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। हाँ, ये आखना इन दोनों की कंसेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा दोनों ज्यादा है, लेकिन जो के पॉजिटिव है ये कम है। मतलब आपने ग्राफ देखना कि के पॉजिटिव कम रहना चाहिए, वही ग्राफ कौन सा होगा आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन का। क्लियर हो गया बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ बेटा, अब हम बात कर रहे हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, कि पॉलीस्पर्मी को धीरे धीरे कैसे रोका जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्लो ब्लॉक। पहले वाला जो हमने पॉलीस्पर्मी ब्लॉक देखा, मतलब आप पॉलीस्पर्मी को रोकना चाहते हो। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से ज्यादा स्पर्म आपको फ्यूज ना कर पाए, एक ही स्पर्म आपको फ्यूज करे। तो उसके लिए दो मेथड है, एक तो जल्दी जल्दी हम ब्लॉक लगा देते हैं फटाके से, वो वाला ब्लॉक था फास्ट ब्लॉक, अर्ली ब्लॉक या ट्रांशिएंट ब्लॉक। और अब हम कर रहे हैं स्लो ब्लॉक, या फिर इसको बोलते हो लेट, या इसका नाम दूसरा एक और है परमानेंट ब्लॉक। ठीक है, जो पहले वाला ब्लॉक था अर्ली ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक या ट्रांसिएंट ब्लॉक, वो होता है कि उसमें आपने एक्चुअल में क्या किया है, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जो जो आपके स्पर्म था, जैसे वो अटैच हुआ, बस आप चाह रहे हो कि बस एक ही स्पर्म अटैच करे, बाकी ना करे। तो वो जल्दी जल्दी किया आपने, पर वो ट्रांशिएंट ब्लॉक होता है, मतलब वो लंबे समय के लिए नहीं चलता। अगर आप अर्ली ब्लॉक करोगे या फास्ट ब्लॉक करोगे, तो ज्यादा देर तक के लिए आप रुक नहीं सकते। मतलब थोड़ी देर के लिए तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हो, तो इसलिए ज्यादा देर तक, लंबे टाइम तक आप बचे रहो स्पर्म से, मतलब बाकी स्पर्म ना आपको फ्यूज करे। मतलब वो उस टाइम पे तो बचा लेगा आपको 1 2 सेकंड, लेकिन फिर आपको एक अगला नेक्स्ट करना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हैं स्लो ब्लॉक, या क्या बोलते हैं परमानेंट ब्लॉक या लेट ब्लॉक। तो बेटा ये वाला जो ब्लॉक लगेगा ना, मतलब ये जो आप पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर रहे हो, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए फिर हम इसको उस टाइम पे यूज नहीं करते। और वहां उस टाइम पे क्या होता है, स्पर्म बहुत हाई होता है, तो फटाफट हम जल्दी जल्दी उसको ऑफ देते हैं अर्ली ब्लॉक को, तो वो स्टार्टिंग वाले तो हमें बचा लेता है, फिर बाद में हमें इसको उतनी देर में हम इसको चालू कर लेते हैं, और इसको चालू करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्यों लगता है उसको देख लेते हैं। कहता है ये वाला जो प्रोसेस है, अब वो पिछला वाला प्रोसेस जो था, अर्ली जो ब्लॉक था या फास्ट जो ब्लॉक था, वो डिपेंड कर रहा था सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन पे। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है, ये डिपेंड करता है कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन पर। समझ आ रही बात है आशीष, समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये जो आपका ब्लॉक है, ये कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन पर ब्लॉक क्या डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम आयन क्या हो रहे हैं, एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर कैल्शियम आयन कहाँ पर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, तो आपका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। जैसे मैं आपके लिए सेल बनाता हूँ, ये मेरे पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है।
राइट राइट। तो इसका जो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ईआर। ये होता है आपका, राइट। तो इनके अंदर, इसके अंदर आपका क्या होगा बेटा, इनके अंदर जो जो कैविटी दिख रही है, इसके अंदर आपके कैल्शियम आयन क्या होंगे बेटा, स्टोर होते हैं। ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर, ये जो एरिया है, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, ईआर के अंदर। ईआर भी दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, है ना। तो ये जो कैल्शियम है इनके अंदर रहते हैं। क्लियर है? अब क्या करोगे आप, आगे देखते हैं। तो कहता है कि यहां पर क्या है हमारे पास, ये जो रिएक्शन है वो कैसे है, मीडिएटेड बाय कैल्शियम आयन। मीडिएटेड का मतलब होता है ये जो रिएक्शन है, ये जो स्लो ब्लॉक है, ये परमानेंट ब्लॉक है या लेट ब्लॉक है, ये कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। कैल्शियम आयन स्टोर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनका स्टोरेज कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेस्ट्रल कैल्शियम आयन। इनको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वेस्ट्रल कैल्शियम आयन। जब कैल्शियम आयन को हम स्टोर करके रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सीक्वेस्ट्रल कैल्शियम आयन। SEQUESTERAL। सिक्वेस्ट, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर कैल्शियम आयन नॉर्मल सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में घूम रहा है यहाँ वहां, तो ये ऑटोमेटिक बिना मतलब की रिएक्शंस को ऑन कर देगा और बिना मतलब की रिएक्शंस को बंद भी कर देगा, राइट। मतलब जो जरूरी रिएक्शंस है उनको बंद कर देगा और जो बिना मतलब जिनकी अभी जरूरत नहीं है उनको स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जब चाहिए तभी इनको रिलीज करना पड़ता है, ऐसे नहीं। तो इनको हम बोलते हैं बेटा सिक्वेस्ट्रल कैल्शियम आयन। क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रल कैल्शियम आयन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा कि होगा क्या, पहले तो हम क्या करेंगे, रिलीज इनटू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज करोगे। अब वो कहाँ आ जाएंगे, आपके साइटोसोल में, एग के साइटोसोल में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे ये आएंगे, एग मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। अब धीरे धीरे, पहले तो जो एग की जो रिएक्शन चल रही थी नॉर्मल तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे ही, मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम बहुत खतरनाक खतरनाक होता है, जैसे ही कैल्शियम आएगा, एग की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बहुत तेज हो जाएंगी। फटाफट वो काम करना शुरू कर देगा, जो पहले जो आराम आराम से काम कर रहा था वो तेज हो जाएगा। और उससे क्या होगा, उसके एग एग साइटोप्लाज्म में एक छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। जैसे मैं, ये एग है, एग के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। इन वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है, ये पहले चुपचाप बैठे थे, ये वैक्यूल कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके साइटोप्लाज्म के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई, कैल्शियम की। जब यहाँ कैल्शियम ही कैल्शियम हो गया अंदर, तो ये जो आपके कॉर्टिकल ग्रेनुअल है, ये धीरे 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 क्या हो जाएंगे बेटा, बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। पर ये फटेंगे कहाँ पे, इस मेम्ब्रेन की, जो आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके बाहर जाकर, इस तरीके से ये फट जाएंगे। और फटने से इनके अंदर जो केमिकल है वो बाहर आ जाएगा। अब वो क्या हो रहा है देखो, आगे देखते हैं। इतनी बात समझ आई है बेटा, समझ आ गई बात? यस सर। अब हमारे पास क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही कैल्शियम आयन आपके पास कहाँ रहते थे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रह रहे थे। और क्या हुआ, साइटोसोल से वो रिलीज हुए और कहाँ आ गए, एग के साइटोप्लाज्म में। उससे एग की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन थी वो तेज हो गई। उनके कॉर्टिकल ग्रैनुअल थे, वो क्या होने लग पड़े, उनके अंदर क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि अंदर की जो वैक्यूल है वो बाहर आके फट जाए। मतलब एक्सोसाइटोसिस मतलब था उनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो आउटर मेम्ब्रेन पर होगी, अंदर नहीं होगी, साइटोप्लाज्म में नहीं फटेंगे। वो फटेंगे कहाँ जाके, बाहर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। उससे क्या होगा, स्लो ब्लॉक टू पॉलिस, परमानेंट ब्लॉक। जैसे ही अपना लिक्विड बाहर फेंकेंगे, सारे के सारे जो अब आपके पास जो आपके जो क्या कहते हैं रिसेप्टर है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परमानेंटली उनको हटा दिया जाएगा। तो उनका आपको कोई काम नहीं है। तो जैसे वो परमानेंटली हट जाएंगे, अब तो डेड श्योर हो गया कि कोई स्पर्म आपसे अटैच ही नहीं हो सकता। समझ आई बात? स्लो पोलिस्पर्मी में क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए आप उनका मुंह बंद करते हो, किनका, रिसेप्टर का। जो आपके ऐसे रिसेप्टर लगे थे ना, जो आपके यहाँ पर जो रिसेप्टर लगे हैं, ये जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, अगर आप कर रहे हो अर्ली
क्या बोलते ब्लॉक या फास्ट ब्लॉक कर रहे हो, तो ये थोड़ी देर के लिए इनको आप सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, इनको हाइड करते हो बस, इनका मुंह बंद करते हो बस थोड़ी देर के लिए। जैसे आपने इनको रिश्वत दे दी 5 मिनट के लिए तो वो चुप हो गए, लेकिन जैसे उसका असर खत्म होगा स्पर्म दोबारा चिपक सकते हैं, तो उस डर से बचने के लिए हम फटाफट फिर क्या करते हैं ब्लॉक स्पर्मी। और जो ये जो आपकी स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है ये लंबे टाइप के लिए करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया मैकेनिज्म शुरू करना पड़ेगा जो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। और कैल्शियम की वजह से इसके अंदर कॉर्टिकल ग्रैनुल्स होते हैं, वो बाहर के आगे बाहर बाहर आके स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिटिंग से क्या होगा, अब ये सारे के सारे जो आपके सारे के सारे जो आपके ये जो है क्या कहते हैं, जो आपके रिसेप्टर है वो एकदम बिल्कुल, अब उसको आप हाइड कर दोगे। अब आप उसको परमानेंटली आपने इनको हाइड नहीं मतलब खत्म ही कर दिया। अब यहाँ कोई रिसेप्टर नहीं बचा, जब रिसेप्टर बचेंगे ही नहीं तो क्या होगा, आपके स्पर्म लगेंगे नहीं, तो इसको बोलते हैं परमानेंट ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट ब्लॉक। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म एक्रोसोमल प्रोसेस टू विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब आगे क्या होगा इसके बाद, अब आपके स्पर्म की बाइंडिंग होगी कि स्पर्म किसकी हेल्प से बाइंड करेगा, एक्रोसोमल प्रोसेस। प्रोसेस क्या हुआ था रात को मैंने आपको बताया था, ये होता है एक्रोसोमल प्रोसेस। ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये जो चोंच है आगे दिख रही है आपको, ये जो ये जो चोंच है इतनी बड़ी, आगे जो निकला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोमल प्रोसेस। क्या बोलते हो, एक्रोसोमल प्रोसेस। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये आपके स्पर्म के आगे ये जो इतना आगे जो पार्ट बना है, फिलामेंट वाला पार्ट बना है, ये बना था जो उसके पास जी प्रोटीन थी। जी प्रोटीन को हमने बदल दिया था एफ प्रोटीन में। तो एफ प्रोटीन का मतलब होता है फिलामेंटस प्रोटीन। तो यहाँ पर अंदर क्या बन गया एक फिलामेंट बन गया। तो अब उससे क्या हुआ कि जो आपके पास कौन सी प्रोटीन थी, बिंडिन बाइंडिन प्रोटीन। जो बाइंडिंग प्रोटीन थी वो यहाँ आके इसके हेड के ऊपर एक्रोसोमल प्रोसेस के ऊपर आके चिपक गई, जो पहले अंदर हुआ करती थी। कौन सी प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, वो यहाँ आके लग गई। ठीक है ना? अब इस बाइंडिंग प्रोटीन ये यहाँ के लगी है, ये मतलब ये पहले वाले प्रोसेस में हुआ जिसमें वो फिर विटालिन मेम्ब्रेन अटैच करेगा, और इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो पहले यहाँ ऐसे लगे थे, है ना, ऐसे इस तरीके से लगे थे, है ना। और जैसे ही एक चिपक गया एक स्पर्म, अब ये सारा कुछ हट गया। अब क्या होगा, ये अब आपका यही जो ये जो ट्यूब है, ये आगे मर्ज कर जाएगी, फ्यूज कर जाएगी किसके साथ, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म, एग की जो है उसके साथ ये मिल जाएगी, जैसे दिख रहा है आपको मिल गई है। तो उससे क्या होगा, जो आपका ये जो सेंटर में जो आपके पास क्या है, आपके पास जो अ, आपका न्यूक्लियस है, वो आपका न्यूक्लियस करेगा अंदर की तरफ, और वो जाएगा कैसे, इसी रास्ते से। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, अब वो इसके थ्रू कहाँ एंटर करेगी बेटा, इसके थ्रू कहाँ जा रही है, आपकी ओवम के अंदर। तो इसको फिर हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये जो आपकी जो अब ट्यूब बन गई इसको आप क्या बोल रहे हो, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्लियर है, समझ आया बेटा? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है आपकी जो अब स्पर्म की जो बाइंडिंग है वो किसकी हेल्प से होनी है, एक्रोसोमल प्रोसेस की हेल्प से होनी है, किसके साथ, विटालाइन मेम्ब्रेन के साथ। तो उसमें क्या होता है, जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग प्रोटीन जो उसके ऊपर होती है, मैंने जो बताई आपको बाहर की तरफ, उसका वेट वजन होता है 3.5 किलो डाल्टन। कितना होता है बेटा, 30.5। लेकिन जो बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं उनका वेट कितना होता है, 350 किलो डाल्टन। समझ आई बात? वो क्या आपको ये मॉलिक्यूलर वेट बता रहा है, और ये पूछा जाता है कि जो आपके पास
जो एक्रोसोमल प्रोसेस था, ऐसे चोंच थी, चोंच के ऊपर क्या लगी हुई है बेटा? चोंच के ऊपर क्या है? यहाँ पर प्रोटीन है। तो कहता है अब ये जो प्रोटीन है वो आगे किसके साथ चिपकी हुई है? जो आपके पास क्या है बेटा? जो आपके पास है रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर किसके ऊपर लगे हुए हैं? जो आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है, किसकी? अ, आपके एग की। तो एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ आपके, सॉरी, जो आपके विटेलाइन नहीं, हाँ सॉरी, विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ जो आपके ये रिसेप्टर लगे हैं, अब वो वजन बता रहा है। ये जो आपकी ये जो आपके जो बाइंडिंग प्रोटीन है, इनका जो वजन है वो कितना है? 30.50 है ना, 30.5। और ये जो रिसेप्टर है, इनका जो वजन है वो कितना है बेटा? 350 किलो डाल्टन। कितना है? 350 किलो डाल्टन। और इन रिसेप्टर का नाम क्या है? EBR1 या एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1। राइट, इतनी बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। अब उसने बोला कि अब क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ द टायरोसिन काइनेज। इसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे बेटा, टीके को। जैसे ही ये काम हो जाएगा, जैसे ही आपका क्या होगा बेटा, ये आपका स्पर्म चिपकने से बाइंडिंग प्रोटीन चिपक गई रिसेप्टर के साथ। तो वो रिसेप्टर अंदर की तरफ, वो रिसेप्टर आपकी विटेलाइन के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या एक्टिवेट कर देगा? टीके को। और टीके का मतलब टायरोसिन काइनेज को। और टीके के क्या होने से, एक्टिवेट होने से आगे क्या होगा? एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी गामा। क्या बोलोगे उसको? या आप उसको क्या बोल सकते हो? PLC गामा। क्या बोलोगे उसको? PLC गामा। बहुत, अब देखो धीरे धीरे आपकी जो स्टडी है वो टिपिकल होने वाली है। क्या कह रहा है कि जैसे ही स्पर्म के चोंच बनी, राइट, और उस चोंच के ऊपर क्या थी? बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन चिपकी किसके साथ? EBR1 के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1 के साथ। तो उस रिसेप्टर, वो रिसेप्टर क्या करेगा बेटा? वो रिसेप्टर अंदर की तरफ क्या बनाना शुरू, क्या किसको एक्टिवेट कर देगा? टीके को। टीके क्या है आपका? टायरोसिन काइनेस। क्या एक एंजाइम है टायरोसिन काइनेस, जिसको आप बोलते हो शॉर्टकट में टीके। तो ये याद रखना, टीके नाम से आएगा और आपको याद रखना वो क्या है? टायरोसिन काइनेस। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये आगे एक्टिवेट किसको कर देगा? एक अलग दूसरे एंजाइम को, जिसका नाम है PLC गामा। क्या नाम है? PLC गामा। और जैसे ही आपका PLC गामा एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा? ये क्लीवेज करेगा। क्या करेगा बेटा? क्लीवेज करेगा। और क्लीवेज करके क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा, मतलब ये क्लीवेज किसका कर रहा है? PIP2 का। PIP2 का, जिसको क्या क्या बोलते हैं? फॉस्फो आइनोसाइटोल बिसफॉस्फेट। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फो आइनोसाइटोल फॉस्फो आइनोसाइटोल बिसफॉस्फेट को ये तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? PLC गामा। PLC गामा कौन है? फॉस्फोलाइपेज सी गामा। तो क्या ये PL का मतलब फॉस्फोलाइपेज सी गामा, ये आगे क्या करेगा? क्लीवेज तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? PIP2 को। किसको तोड़ेगा बेटा? PIP2 को। और PIP2 का फॉस्फो इनोल सॉरी फॉस्फो आइनोसाइटोल बिसफॉस्फेट। बिस मतलब दो फॉस्फेट लगे तो लिखा ना PIP2। फॉस्फो आइनो फॉस्फो आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट। राइट, आगे देखते हैं। समझ आया बेटा आशीष? समझ आ रहा है? अभी इसको डायग्राम भी देखेंगे उसका आगे। यस सर। आगे देखो क्या होता है। अब हम उसी रिएक्शन को दोबारा देख रहे हैं कि हमारे पास, पहले ये डायग्राम को बाद में समझते हैं, पहले हम प्रोसेस को देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे कहता है कि जैसे ही आपका PIP2, जैसे ही आपका PIP2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, आपके पास क्या था? PLC गामा जो था। PLC गामा ने क्या किया बेटा? आपके PLC, जो हम अभी बात कर रहे थे ना पीछे, PLC गामा ने PLC गामा ने PIP2 को, फॉस्फो आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट को दो में तोड़ दिया। जब वो टूट, एक एक क्या बना उससे? IP3। और दूसरा क्या बना? डैग। क्या बेटा? डैग, DAG। एक तो बना। जब आपने PIP2 को इन द प्रेजेंस ऑफ PLC गामा की प्रेजेंस में इसको तोड़ा,
तो ये इसने मतलब पीएलसी गामा ने PIP2 को तोड़ा, तो एक तो वो बना IP3 और दूसरा हिस्सा उसका बना डैग। IP3 का फुल फॉर्म है आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है बेटा? आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। और जो डैग है, डैग का फुल फॉर्म क्या है? डाई इसाइल ग्लिसरॉल। तो आपका PIP2 यानी फॉस्फो आइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट जब टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? पीएलसी गामा की प्रेजेंस में, तो उसने क्या बनाई? दो चीजें बनाई, IP3 और डैग। समझा की बात? ये आज में मतलब इनकी इनके पूरे नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इनके शॉर्टकट नाम इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा नाम तो आपको याद रहना चाहिए कि डैग का मतलब होता है डाई इसाइल ग्लिसरॉल, लेकिन इसकी जो एब्रीविएशन है, क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछे सीधा कि PIP2 किस में कन्वर्ट होता है? IP3 और डैग में। फुल फॉर्म नहीं पूछता वो कभी भी, इस चीज को याद रखना। लेकिन फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि IP3 का मतलब क्या होता है? आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ऐसा भी हो सकता है वहां लिखा हो IP2, तो IP2 नहीं बना रहा। PIP2 से क्या बनता है? IP3। ये याद रखना है, IP2 नहीं बन सकता, IP4 नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? IP3। और IP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? अब ये क्या हुआ, जो जो डैग है वो अभी यही खड़ा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? डाई इसाइल ग्लिसरॉल। ये आपके कहाँ अवेलेबल है? ये अभी कहाँ खड़ा है? ये दोनों अब वैसे कहाँ होते हैं? ये तो ये जो है ये चला जाएगा अंदर, मतलब एग के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है बेटा विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे मेरे पास मैं बनाऊं, जैसे ये मेरा एग है, एग के बाहर क्या थी? विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी बेटा? विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी? याद करो। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद थी जेली कोट। जेली कोट के अंदर क्या था? ये आ गई जेली कोट। जेली कोट के अंदर क्या आ गई? विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ गई? आशीष कुछ बोल रहे हो बेटा? कुछ बोल रहे हो नो कुछ? सर। नो सर। अच्छा, तो ये आगे क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सबसे अंदर कौन है? एग है, और ये एग का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर है विटेलाइन मेम्ब्रेन, और इन सब लेयर को क्रॉस करता हुआ जो आपका स्पर्म है ना, वो स्पर्म कहाँ आएगा बेटा? उसको कहां तक पहुंचना है? उसको पहुंचना है यहां तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, वो पहुंचेगा यहां तक। क्लियर हुई बात? तो यहां तक पहुंचने के लिए उसको पहले इसे क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इसे क्रॉस करना पड़ेगा, पहले इसे क्रॉस करेगा, फिर इसे क्रॉस करेगा, फिर इसे क्रॉस करेगा। ये तीन सिचुएशन है। समझ आ रही बात? तो ऐसे क्रॉस करते करते वो पहुंचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अभी पहुंचा नहीं है। तो अभी जो हमने जो रिएक्शन पढ़ी, जो PI2 है, ये एक्चुअल में कहाँ टूटा? इस इस कैविटी के अंदर, यहाँ इधर वाले, जो इधर वाला स्पेस है, ये यहाँ टूटा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका PIP2 आपका क्या हुआ? ब्रेक हुआ। PIP2 ब्रेक हुआ इन दी प्रेजेंस ऑफ PLC गामा की प्रेजेंस में। PLC गामा ने PIP2 को तोड़ा, राइट? और जैसे ही आपका PIP2 टूटा, तो उसका एक हिस्सा तो अभी यहीं बैठा है, डैग। डैग तो यहीं घूम रहा है, लेकिन जो IP3 है वो अंदर चला गया। वो कहाँ चला गया बेटा? अंदर चला गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ आई बात? अब क्या हुआ है, आगे देखते हैं। अब अब क्या हो रहा है बेटा? जैसे ही IP3 कहाँ चले गए? साइटोप्लाज्म में आए, और वो कहाँ पहुंच गए? ER के ऊपर। ER के ऊपर पहुंचने से जो आपका ER होता है, ये ER होता है जिसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। तो वो कहता है कि जैसे ही आपके कैल्शियम आयन, मतलब जैसे ही IP3 इसके ऊपर पहुंचा, इसकी मेम्ब्रेन के साथ उसने टच किया, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? इसके ऊपर यहाँ क्या लगे होते हैं बेटा? यहाँ प्रेजेंट होते हैं उसकी इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम के चैनल। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम के चैनल। और ये चैनल तुरंत खुल जाते हैं। और ये किसके चैनल है बेटा? आपके। लेकिन ये अंदर से कैल्शियम को तभी बाहर फेंकेगा जब आप इसको क्या दोगे? इसका फेवरेट IP3 क्या दोगे बेटा?
जब आप इसको क्या दोगे, IP3। IP3 जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा और वो एंडोप्लाज्मिक को मिलेगा, तो ये सारे के सारे अपने अंदर के जो कैल्शियम आयन को आजाद कर देगा। और अब साइटोसोल में क्या हुआ, कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है। कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होगी। समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है। यस सर। अब अब जब ये कैल्शियम आयन आपके क्या हो गए, आजाद हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करने वाले हैं बेटा, जैसे ही कैल्शियम आयन आपके आजाद हुए, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉर्टिकल ग्रेनुल एक्सोसाइटोसिस, मैंने आपको बताया था ना, कैल्शियम आयन के आने से ही जो साइटोप्लाज्म के अंदर कॉर्टिकल ग्रेनुल्स हैं वो फटेंगे, लेकिन वो फटेंगे कहां पर, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाके। तो कैल्शियम आयन की रिलीज होने से सारे के सारे जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स है उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, राइट। वो जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स है वो बाहर की तरफ क्या केमिकल फेंकेंगे, उसका नाम है सिरिनिक प्रोटीएज। क्या नाम है उसका बेटा, सिरिनिक प्रोटीएज, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहता है जो जो कॉर्टिकल ग्रेनुल है जो बाहर आके फटे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, अब ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेनुल बाहर आके फट गए। कौन सी कहां बाहर की बात कर रहा हूं, जो आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनके फटने से बाहर एक केमिकल रिलीज हो गया, कहां पर रिलीज हुआ है, आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही कैल्शियम आयन आए, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगी साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपके क्या प्रेजेंट थे कॉर्टिकल ग्रेनुल, वो धीरे धीरे उनका एक्सोसाइटोसिस हो गया, वो बाहर चले गए और बाहर जाके वो फट गए। फटे कहां पर, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उनके वहां पे ब्रेक होने से एक बाहर एक एक क्या एक एंजाइम रिलीज हुआ जिसका नाम है सिरिनिक प्रोटीएज। क्या नाम है बेटा, सिरिनिक प्रोटीएज। और ये क्या करेगा, ये काम करता है किसके ऊपर, बाइंडिंग रिसेप्टर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, रिसेप्टर, है ना। अब इन रिसेप्टर के ऊपर ये जो रिसेप्टर है इनके ऊपर इनके थ्रू जो केमिकल रिलीज हुआ है जिसका नाम है सिरिनिक प्रोटीएज, वो क्या करेगा, इन रिसेप्टर को इनका रिमूवल करेगा। EBR1 को क्या कर देगा, भगा देगा, खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा। रिमूवल ऑफ EBR, और वो परमानेंट होगा, अब ये वापस नहीं आएंगे दोबारा। समझ आ गई। अब इनका आपने क्या करना है बेटा, अब इनका हम परमानेंट इनका वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इनको इनका खात्मा कर देंगे। जो आपके पास ये रिसेप्टर है ये परमानेंटली गायब हो जाएंगे। समझ आ रही बात। तो यस सर। अब इसमें क्या हुआ, जो आपके EBR थे वो आपके हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए, राइट। और अब क्या होगा, ये क्या करते हैं बेटा, इसके साथ साथ म्यूक और क्या करेगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्ले रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ ये जो कैल्शियम आयन है और क्या करवाएंगे, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो अंदर भरा पड़ा है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में, वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या करेगा बेटा, वो जो आपकी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, हम कहाँ बात कर रहे हैं। वो कहता है कि मेरे पास जो जो मेरा एग था, एग के बाहर थी मेरी क्या, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन के बाहर बेटा क्या थी, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर क्या थी, आपकी जेली कोट। ये दो तीन चीजें हैं आपके पास। अब हम कहाँ बात डिस्कशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मेरे साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से सारे के सारे जो आपके कॉर्टिकल ग्रैनुल थे वो बाहर आके फट गए। फटे कहाँ पे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर। क्यों फटे, क्यों यहाँ पर ही क्यों फटे, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर, जिसका बोलते हैं EBR1। और EBR1 जैसे ही वो फटेगा, और ये क्या रिलीज करेंगे फिर, जो आपके कॉर्टिकल ग्रैनुल से ये करेंगे सिरिनिक प्रोटीएज। सिरिनिक प्रोटीएज इन रिसेप्टर को परमानेंटली क्या कर देगा, रिमूवल कर देगा, उनका भगा देगा। और साथ ही साथ कैल्शियम आयन का दूसरा काम क्या है, इस वाले एरिया में जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो एरिया है, यहाँ पर पानी की एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, प्ले रोल इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन। और क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्लेयर और आउटर कोट। इसके साथ साथ ये क्या बनाएगा बेटा, इसके साथ साथ अब ये बना रहा है फर्टिलाइजेशन एनवलप। क्या बना रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन एनवलप। मैं बना के दिखाता हूं ऐसे।
दिख रही है आपको? अब बन गई ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब इसको कोई डर नहीं है किसी चीज से। समझ आ गया बेटा? यस सर। तो अब ये जो फर्टिलाइजेशन बनी है, जो आप अंदर वाली डार्क वाली देख रहे हो, इसको बोले फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब कोई भी स्पर्म अंदर नहीं आ सकता, और जो स्पर्म अंदर आ चुका है उसका न्यूक्लियस अब अंदर जाएगा। ठीक है? इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो अब हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये देखो, ये जो डायग्राम है, राइट? तो हमने अभी बात की थी कि हमारे पास क्या था। हमारे पास, हमने कहा जैसे स्पर्म आया, आपको दिख रहा है ये, जैसे स्पर्म आया, दिख रहा है बेटा? पूरी क्लियरेंस दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, अभी कलर नहीं दिख रहे होंगे शायद। तो जब आप उसकी पीडीएफ फाइल देखोगे तो आपको पूरा दिखाई देगा कि यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ मैंने बनाई है जेली कोट। जेली कोट के अंदर आपकी है विटेलाइन मेम्ब्रेन, फिर बीच में स्पेस आया है, स्पेस के बाद आपकी आई है प्लाज्मा, सबसे अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? आपको दिख रहा होगा इसमें। तो अब स्पर्म आया, स्पर्म की बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर के साथ चिपकी, और उसने पर्टिकुलर आपके ये हम कर क्या रहे हैं, स्लो ब्लॉक कर रहे हैं, परमानेंट ब्लॉक। तो आपका पर्टिकुलर जिस रिसेप्टर के साथ स्पर्म अटैच है, वो अंदर एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है टीके, और टीके फिर अंदर की तरफ जाएगा, और टीके आगे क्या करेगा, पीएलसी गामा को बनाएगा। पीएलसी गामा जब बन जाएगा तो वो पीआईपी2 को तोड़ देगा, पीआईपी2 को तोड़ देगा दो के अंदर। क्या कर रहा है बेटा? जो आपका जो आपका जो पीएलसी एंजाइम था, जो आपका पीएलसी एंजाइम है, वो क्या करेगा, पीआईपी2 को तोड़ेगा। तो जो पीआईपी2 को तोड़ते ही डैग तो बाहर ही रहेगा, लेकिन आईपी3 अंदर चला गया। अंदर जाके उसने क्या किया, वो गया ईआर के ऊपर। ईआर के पास क्या होते हैं, कैल्शियम आयन के चैनल, और वो कैल्शियम आयन को कर देगा रिलीज। और कैल्शियम आयन के रिलीज होते ही अब इसकी एग साइटोप्लाज्म की जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। बढ़ते ही साथ क्या होगा, जो यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेनुल होंगे, वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, पेरिफेरल रीजन की तरफ। कहाँ जाएंगे? किनारे की तरफ। और बाहर जाके वो फट जाएंगे। दिख रहा है आपको? ये फट गए। और फटने से क्या होगा, फटने से क्या होगा, इस वाले एरिया में, इस एरिया में क्या हो जाएगा, फटने से क्या होगा, इस वाले एरिया में जितने भी आपके जो एरिया है वो किससे भर जाएगा, उस एंजाइम से। किस एंजाइम से? उसका नाम क्या था फटने से? यहाँ पे कौन सा केमिकल आया इस वाले गैप के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ गया आपका? सिरिन एंजाइम आया बेटा, सिरिनिक प्रोटीएज। और आपके जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? आपके जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है आपके ये बाहर, जेली कोट के जो आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन की बाहर वाली जो लेयर है वहां लगे। तो अब क्या होगा, ये जो केमिकल अभी जो बना, ये जो केमिकल अंदर बना, यहाँ जो केमिकल सिक्रिएट हुआ जिसको आप बोल रहे थे सिरिनिक प्रोटीएज, वो इन बाहर वाले जो आपके जो रिसेप्टर है उनको कर देगा परमानेंटली रिमूव। क्या कर देगा बेटा? परमानेंटली उनका रिमूव कर देगा। अब कोई भी बाहर से कोई भी आए, कोई भी स्पर्म जो है वो आके चिपक नहीं सकता। समझ आ गई बात बेटा? इतनी बात समझ आ गई? यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, तो आप देख रहे हो इस सेंटर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, एग साइटोप्लाज्म। बीच में छोटे छोटे जो आपको वैक्यूल दिख रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिकल ग्रैनुअल। और उन कॉर्टिकल ग्रैनुअल में क्या भरा पड़ा है, सिरिनिक प्रोटीएज। क्या भरा है उनमें? सिरिनिक प्रोटीएज, राइट। और और क्या होता है फिर उसके बाद, या हमारे पास और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे ही क्या मिला बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे ही आपको क्या मिला, जो ये कैल्शियम आयन मिले, तो वो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, इनको कैल्शियम आयन के मिलने से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज कर देते हैं, राइट। और अब क्या हुआ, जैसे सिरिनिक प्रोटीएज फटा बाहर की तरफ निकल कैप के अंदर, तो उसने क्या किया, रिमूवल ऑफ द ईबीआर रिसेप्टर, सारे के सारे उसने जो ईबीआर एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1 थे उनको भगा दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। और प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम आउटसाइड। और साथ ही साथ अब सारा का सारा जो पानी है, जो बाहर वाले रीजन में जो पानी है, वो कहाँ जाएगा बेटा, अंदर की तरफ। वो कहाँ जा रहा है, वो अंदर की तरफ ड्रैग होगा, या पानी चला जाएगा बाहर से। ठीक है? ये पानी आ जाएगा इसके अंदर। तो वो कौन करवाएगा, आपका जो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये आपका क्या कराएगा बेटा, ये आपके वाटर को फिल करवाएगा, मतलब कौन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस सर।
ओके, तो ये हमने फंक्शनिंग सारी बात करी, कैल्शियम आयन क्या क्या करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैल्शियम याद रखना, ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम के रोल पूछेगा आपसे। पहली बात उसने क्या किया, कैल्शियम आयन ने क्या किया, कॉर्टिकल ग्रेनुल एक्सोसाइटोसिस किया, राइट। मतलब उसने कॉर्टिकल ग्रेनुल का एक्सो उसको उसको फटाया कहाँ पे, बाहर की तरफ। और फिर कॉर्टिकल ग्रेनुल जब फट गए तो बाहर क्या निकला, सिरेनिक प्रोटीएज। उसने क्या किया, उसने सारे के सारे EBR1 को रिमूव कर दिया। और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड था वो किसने किसकी वजह से अब बाहर आया, कैल्शियम आयन। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की वजह से वाटर अब्जॉर्ब होने लग पड़ा, किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में, राइट। और साथ साथ में कैल्शियम आयन ने और क्या काम किया, फर्टिलाइजेशन एनवेलप को बनाना शुरू कर दिया, जो एक टफ लेयर थी और आउटर कोट है, राइट। इसको फिर हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लो ब्लॉक। आगे देखते हैं। इसके बाद वो कहता है कि डीग्रेडेशन ऑफ द साइक्लिन, degradation of cyclin and inactivation of the MAP kinase। अब देखो और क्या हो रहा है उसके बाद, वो कहता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको डिग्रेडेशन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद वो कहता है डिग्रेडेशन ऑफ द साइक्लिन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द मैप काइनेस। क्लियर हो रही बात। अब वो कहता है कि हमें इसके बाद साइक्लिन, एक आपके पास केमिकल है, उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, और मैप काइनेज को खत्म करना पड़ेगा। क्या बेटा, मैप काइनेज, है ना। मैप का मतलब होता है मेटाफेज, मेटाफेज एनाफेज प्रमोटिंग काइनेज, है ना। अब इसको देखेंगे, अब इसके पहले बस आपने एक चीज याद रखनी है कि अब आगे क्या हो रहा है, और ये सब कैल्शियम की हेल्प से ही हो रहा है सारा कुछ। जो अभी आप कैल्शियम के फंक्शन पढ़ रहे थे ना, वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, उसी की हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम आगे क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन और इनएक्टिवेशन ऑफ द मैप काइनेज। मतलब जो आपका कैल्शियम है बहुत सारे काम कर रहा है, इसलिए वो सबसे मतलब वो एक तरीके का आपकी बॉडी के अंदर राजा होता है, किंग है वो सारे काम कर रहा होता है। अब इसलिए उसको उसकी बिना मतलब उनको रिलीज नहीं कर सकते। जब आपको काम कराना है तभी आप उनको रिलीज करोगे, अदरवाइज उनको आपको चुपचाप अंदर ही स्टोर रखना पड़ता है, अपने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर, ER के अंदर ही हमें हमें अपने कैल्शियम हमेशा चुपचाप रखना पड़ते हैं। तो और क्या किया कैल्शियम ने, वो क्या करता है, साइक्लिन को डिग्रेड कर देता है और मैप को डिग्रेड कर देता है। उसके अलावा ड्यू टू द रिस्टोरेशन ऑफ द माइटोटिक सेल साइक्लेज। अब उसने क्या किया, जब आपने मैप को इनएक्टिव कर दिया तो आपकी जो सेल है वो रिस्टोर हो गई, रुक गई। कहां पर रुक गई, माइटोटिक सेल साइकिल के अंदर। कहां पे बेटा, जब आपका माइटोटिक चलता है ना उसके अंदर वो रुक गई। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं ना कि अरेस्ट लग गया, वो अरेस्ट ऐसे लगता है ना, कि अरेस्ट 1 लगा, हमने पढ़ा था पीछे, अरेस्ट 1 अरेस्ट 2, दो लग रहा है। तो वो लग क्यों रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, कौन आ गया यहाँ पे, आपके जो मैप है वो रुक गया है। और क्या करेगा, मेम्ब्रेन का बायोसिंथेसिस, ये मेम्ब्रेन बनाना, नई मेम्ब्रेन बनाएगा। क्या करेगा, कन्वर्शन ऑफ NAD पॉजिटिव टू NADP। अब ये क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन की बायोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब नई नई मेम्ब्रेन को बना रहा है। और क्या कर रहा है, NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी NADP के अंदर। मतलब ये एज अ बिहेव कर रहा है NAD काइनेज। मतलब वही कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में NAD पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो गया, NADP। मतलब जो ये होता है आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म, और ये होती है रिड्यूस फॉर्म, मतलब ये होती है जेटिक। NADP एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है, राइट। और क्या करेगा, एग मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। साथ ही साथ जैसे ही आपका कैल्शियम, हमने बोला ना कि कैल्शियम आयन के आने से एग की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो तेज हो जाती है। तो वो कैसे तेज होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें फटाफट प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है, DNA का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, और मॉर्फो अलग अलग जो उसके और पार्ट है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी उसमें हेल्प करता है। और मूवमेंट ऑफ द मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट साइटोसोल, और साथ ही साथ जो जितने भी आपके मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन है वो सब साइटोप्लाज्म में घूमने लगते हैं और अपनी पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचना शुरू करते हैं जहां होना चाहिए। जो साइटोसोल के अंदर क्या होता है, अब मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन जो होते हैं, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन मतलब जो कल को जाके आपके लिए ऑर्गन को बना सकते हैं, उनकी लोकेशन अब फिक्स होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी कैल्शियम करवा रहा है, तो उसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन करना। और क्या होगा, रेस्पिरेशन बस्ट। रेस्पिरेशन बस्ट मतलब अब इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो इतने सारे प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी।
तो अब वो जो आपका एग है उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बर्स्ट। क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन बर्स्ट। तो अब ये क्या होगा बेटा, जो आपकी जो कैल्शियम आयन है उनकी वजह से एक रेस्पिर, जब इतना सारा कुछ हो गया ऊपर कैल्शियम आयन की वजह से, तो इन सब कामों के लिए चाहे वो आप क्या कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो प्रोटीन की, है ना, डीएनए बना रहे हो, नए नए ऑर्गन्स पार्ट बना रहे हो, तो उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी करने के लिए आपको ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी। तो आपके अंदर एक, आपके उस एग के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन का बर्स्ट होगा, मतलब एक एक धमाका होगा। बर्स्ट का मतलब होता है धमाका होना, मतलब रेस्पिरेशन का धमाका होगा, बहुत जल्दी जल्दी वो रेस्पिरेशन करेगी। राइट। तो उससे क्या होगा, हाई, उससे जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो, क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है ना। तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल, जब ये रेस्पिरेशन बस्ट क्यों हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल आपने क्या किया, इंक्रीज किया, और धीरे धीरे वो अब यूटिलाइज हो रहा है, तो फिर डिक्रीज होता जाएगा। समझ आ रही बात? वो डिक्रीज हो रहा है। इतनी इतनी बात समझ आ गई बेटा? आशीष बेटा समझ आ गया? यस सर। एक बार फिर मैं रिपीट और कर लूंगा। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सर, आगे अब दिन में और रिपीट कर लूंगा। हाँ, इसमें पता है क्या रिकॉर्डिंग बेटा, करके। इसमें, हाँ इसमें इसमें क्या है कि हम इसमें बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास, हम कैल्शियम के फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, एक एक करके चीजें को वो ऑन करता जा रहा है अंदर। तो यहाँ पर हमने बात की कि जैसे जब उसने इतने सारे प्रोसेस ऑन कर दिए, तो उनके लिए एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी करने के लिए उसमें एक एनर्जी का धमाका होगा, मतलब ऑक्सीजन का, क्योंकि आपको रेस्पिरेशन, उसको बोलोगे रेस्पिरेशन बर्स्ट, क्योंकि अगर आप अपने रेस्पिरेशन को नहीं बढ़ाओगे, मतलब वो एग अगर रेस्पायर नहीं करेगा, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से लाएगा इतने काम को करने के लिए? ठीक है। तो इसके लिए उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बर्स्ट। तो वहां पर क्या होगा, हाई रेस्पिरेशन रेट होगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा धीरे धीरे बेटा, अब डिक्रीज हुआ, क्योंकि आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो ऑक्सीजन जो लेवल है उसकी जो कंसेंट्रेशन वो डिक्रीज, यानी कि अब आप ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, कंजप्शन चल रहा है। ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने बात की है डैग की। डैग क्या चीज है? आपको याद होगा, हमने बात की थी कि जो PiP2 था आपका, हम बात कर रहे थे कि मेरे पास जो PiP2 था वो दो में टूट रहा था। PiP2 दो में टूट रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ PLC गामा। PLC गामा PiP2 को दो में तोड़ रहा था। एक का नाम था IP3 और एक का नाम था डैग। तो जो IP3 था वो तो घुस गया था कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, वो घुस गया था साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो डैग है वो अभी भी विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस के अंदर। अब ये क्या करेगा बेटा, इसको देख लेते हैं। जो डैग आपका, जिसको हम बोलते हैं डाई असाइल ग्लिसरॉल, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, प्रोटीन काइनेस सी। क्या बना रहा है बेटा? प्रोटीन काइनेस सी। ये जो प्रोटीन काइनेस सी है, ये क्या करेगा, ये सोडियम और हाइड्रोजन के एक्सचेंज को बढ़ाएगा, उसे एक्टिवेट करेगा। उससे आपका जो एग है वो कैसा हो जाएगा बेटा, एल्किलाइन। कैसा हो जाएगा, एल्किलाइन। अब क्या हो गया, एच पॉजिटिव को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड। मतलब हुआ क्या था, हमने क्या किया, जो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एग है, अब मैं एग के अंदर से बाहर की तरफ क्या भेज रहा हूं, एच पॉजिटिव। क्या भेज रहा हूं बेटा, एच पॉजिटिव। उससे क्या होगा, जब मैं एच पॉजिटिव बाहर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, जब आप पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज दोगे तो अंदर का मीडियम कैसा होने लग पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर कम हो रहे हैं, तो अंदर का मीडियम अब कैसा हो जाएगा, अंदर वाला मीडियम एल्किलाइन। कैसा हो जाएगा बेटा, एल्किलाइन। और बाहर बाहर आपने एच सारे, तो बाहर का मीडियम कैसा हो गया होगा, एसिडिक। बाहर का मीडियम कैसा हो गया होगा, एसिडिक। लेकिन अंदर का मीडियम कैसा है, एल्किलाइन। बेसिक मीडियम हो जाएगा एल्किलाइन। ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास जो आपका अंदर का मीडियम कैसा हो जाएगा बेटा, जब जैसे आपने एच पॉजिटिव बाहर भेज दिए, तो अंदर का जो मीडियम वो कैसा हो गया, एग आपका कैसा हो गया, एल्किलाइन। राइट। यानी अब पीएच, एग की जो पीएच है वो वेरी करेगी 7.1 से 7.4 के लिए, और ये पीएच भी एग के लिए अच्छी है। इस पर उसकी और ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो जाएगा। समझ रही बात? क्योंकि एल्किलाइन मीडियम पर सारे एंजाइम अच्छे काम करते हैं।
कोई भी एसिडिक मीडियम अच्छा काम नहीं करता। तो जैसे आपके एग के साइटोप्लाज्म की जो पीएच है 7.1 से 7.4 पहुंचेगी, तो अब एग का जो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इन सबको बढ़ाने का मेन किसका रोल है? आप देखते हो कि जैसे कैल्शियम आयन है या ये जो डैग है, ये सारे काम कर रहे हैं ना। तो डैग ने क्या किया, डैग की वजह से क्या हुआ, कैल्शियम जो आपके डैग ने क्या किया, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोटीन काइनेज सी बनाई, और प्रोटीन काइनेज सी के बनने से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो परमिएबल हो गई प्रोटॉन को अंदर से बाहर फेंकने के लिए। जब सारे प्रोटॉन अंदर के बाहर चले गए तो एग के अंदर का मीडियम कैसा हो गया, एल्किलाइन। और ये एल्किलाइन मीडियम की वैल्यू कितनी है, 7.1 से 7.4। और इस तरीके से एग के अंदर सारी की सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हो गई है एट, क्या हो गई है, एक्टिवेट। अब अगला स्टेप क्या होगा, जैसे ये काम पूरा हो गया, अब आपका जो फ्यूजन है, स्पर्म की जो एक्रोसोमल है वो फ्यूज कर जाएगी एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। समझ आ रही बात? अब क्या होगा, स्पर्म का फ्यूजन होगा, स्पर्म का जो एक्रोसोमल प्रोसेस था, आगे वाली जो चोंच थी, वो अब एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कर जाएगी फ्यूज, है ना। वो फ्यूज कैसे करती है, सम फ्यूजोनिक ग्रुप प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और मोस्टली कौन है उसमें, हाइड्रोफिलिक ग्रुप जितने भी आपके पास है ना, जो आपके सॉरी हाइड्रोफोबिक जो आपके पास ग्रुप्स है, वो इसको काम करेंगे और उसको बोला आपको फ्यूज करवाना है। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल अंदर तक आ गए हो। अब हुआ क्या है कि जो मेरा स्पर्म था, उसकी जो चोंच थी वो टच कर गई है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे ही टच करेगी होगा, इसके थ्रू क्या सिक्रिएट होंगे, फ्यूजोनिक एजेंट। कौन होंगे बेटा, फ्यूजोनिक एजेंट। और वो कौन है, बाइंडिन ही है, फ्यूजोनिक एजेंट। फ्यूजोजेनिक का मतलब फ्यूज करने वाला एजेंट। और वो उसके ऊपर कौन बैठे होते हैं, बाइंडिन। कुछ बाइंडिंग तो आपके वेस्ट हो गए थे रिसेप्टर के साथ बंधने में, उसके साथ क्रॉस करने में, और अब ये जो बचे कुछ जो बाइंडिंग है ये अटैक करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और अब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां से क्या हो जाएगी बेटा, डिलीट, क्या हो जाएगी वो, यहां से यहां से गायब हो जाएगी। मतलब अब वो क्या कर लेगा, अब यहाँ वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हट जाएगी। ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो आपकी यहाँ से हट जाएगी। अब धीरे धीरे ये जो यहाँ वाली प्लाज्मा इसके चिपक जाएगी, इधर वाली किसकी, आपके जो ये जिसको बाद में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलोगे, ये ऐसे चिपक जाएगी। तो इसमें भी आपकी हेल्प किसने की, आपके फ्यूजेनिक एजेंट ने। किसने हेल्प की आपकी, फ्यूजेनिक एजेंट ने, राइट। और वो कौन है आपका, बाइंडीन। या इसको इससे क्या होगा, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी बेटा, उसका फ्यूजन हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। समझ आ गया बेटा, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, वही में आप आ गए हो बेटा। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ चले गए थे आज, उठे नहीं आज? सर मैं उठी थी, पता नहीं कैसे नींद आ गई, मेरे को पता ही नहीं लगा। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। है आज, आज आज उस दोनों को उठाया, आज वो उठ गया तो आज तू सो गई है। बेटा ध्यान से है ना, डेली अब जो पुराना रिकॉर्डिंग है वो देख लेना आप, है। सर चलो आगे देखते हैं। तो अब हम अगले स्टेप पे आ गए, फ्यूजन, ये तो हो गया। अब होगा फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके स्पर्म है और जो एग है, उनके जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट। क्या बन जाएगा बेटा, आपका जाइगोट बन जाएगा। और वो अब कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड। तो ये हमने सी अर्चन की पूरी बेसिक तरीके से हमने बात कर ली कि भाई फ्यूजन कैसे होता है। आपका एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फ्यूजन हमने देखा है एक्वाटिक एनिमल के अंदर, क्योंकि एक्सटर्नल फ्यूजन होता ही पानी में, राइट। तो ये हमने पूरा डिटेल देख लिया किसके बारे में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो हमने कहाँ स्टडी किया, आपके किसके अंदर देखा था हमने, अकाइनस के अंदर, राइट। सॉरी, के अंदर, सीएचएन के अंदर हमने देखा क्या, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरे स्टेप हमने, टोटल हमारे पास 8 स्टेप हो गए इंपॉर्टेंट, वो हमने शुरू से देख लिया। आज की हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा था। पहला स्टेप बेटा इसमें कौन सा था, पहला स्टेप आपका क्या था, पहला स्टेप था आपका कीमो अट्रैक्शन। याद करते हैं ना स्टेप भी, कई बार स्टेप की वो सीक्वेंस पूछ लेता है। पहला स्टेप था आपका कीमो अट्रैक्शन। दूसरा स्टेप था बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर कोट।
जिसको आप जेली कोट बोलते हो, उसके साथ अटैच होना। तीसरा स्टेप था एक्रोसोमल रिएक्शन का एक्टिवेट होना, एक्रोसोमल रिएक्शन का एक्टिवेट होना, राइट। और उसके अंदर दो चीज हम देखते हैं, पहली कि पहले तो आपकी एक्रोसोमल रिएक्शन एक्टिवेट होती है, और फिर दूसरी उसमें एक और चीज हो जाती है, सेकंड चीज होती है उसके अंदर एक्रोसोमल प्रोसेस बनता है, चोंच बनती है, जो हमने देखा था। उसके बाद हमने जो हमने ये हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। फिर चौथा स्टेप आता है बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म, है ना, किसके साथ, आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ, जिसको आप बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। दो नाम है, या तो उसको आप विटेलाइन मेम्ब्रेन बोल दो, ये आपका चौथा स्टेप है, या उसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल दो। फिर पांचवा स्टेप आता था स्पेसिफिक इंटरेक्शन, वो जांच पड़ताल चलती है कि भाई ये मेरी ही स्पीशीज का ओवम है, या मेरी ही स्पीशीज का स्पर्म है। दोनों का चेक चेक करते हो आप। वो चेकिंग कैसे होती है, जब आपकी बाइंडिंग प्रोटीन आपके बाइंडिंग रिसेप्टर से चिपकती है, वो तभी चिपकेगी जब उसका अपना रिसेप्टर होगा, अपनी क्वालिटी वाला, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद हम करते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। और ब्लॉकिंग के दो मेथड थे, एक था अर्ली ब्लॉक और दूसरा था स्लो ब्लॉक। जो अर्ली ब्लॉक था वो डिपेंड करता था सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन पर, जो स्लो ब्लॉक था वो डिपेंड कर रहा था कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन पर, राइट। उसके बाद हमने बात की कि जो हमने कुछ वेट की बात की, कि जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है उसका वेट होता है, जो बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ होती है, एक्रोसोम टिप के ऊपर, जो एक्रोसोम का प्रोसेस होता है उसके उसकी तरफ लगी होती है, बाहर की तरफ। तो जो बाइंडिंग प्रोटीन थी उसका वेट था 30.5, लेकिन जो बाइंडर रिसेप्टर था उसका वजन कितना था बेटा, 350 किलो डाल्टन। इतनी हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की, जैसे आपका स्लो ब्लॉक लग गया, उसके बाद हमने कैल्शियम के फंक्शन की बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बहुत सारे फंक्शन करता है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद हमने सातवां स्टेप आया, कि आपकी जो जो सातवां स्टेप क्या हुआ, जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने स्पर्म का क्या किया बेटा, स्पर्म जो है वो अब वो फ्यूजन कर रहा है किसके साथ, जो है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और लास्ट आपने स्टेप देखा कि भाई कैसे आपका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसको हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमने एक्सटर्नल तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। जो हम एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे हम माउस के अंदर। किसके अंदर देखेंगे बेटा, माउस। दो चीजें होती है, एक होती है माइस, एक होता है माउस। जो माइस होती है वो होती है चूहिया, और जो माउस होता है वो होता है चूहा। इन चीजों में डिफरेंस याद रखना। माइस जो है बेटा वो होती है फीमेल, और जो जो माउस होता है वो आपका क्या होता है बेटा, मेल। क्या होता है, मेल। समझ आ रही बात बेटा, बात समझ आ रही है। यस सर। अब जो हम बात करेंगे आगे, जो हम बात करने वाले हैं अब इवेंट, पहले हम इवेंट चेक करेंगे कौन कौन से इवेंट होते हैं। कुछ कुछ तो मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब ये माउस कैटेगरी आ गई है ना, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। वो क्या डिफरेंस रहेगा, मतलब अब जो आप माउस पढ़ रहे हो, मतलब आप ह्यूमन, ये सारी मैमल कैटेगरी उसमें इंक्लूड हो जाएगी माउस वाली कैटेगरी से। और क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो कैसे होता है उसके स्टेप हम देख लेते हैं। तो पहला जो आपके पास स्टेप आ रहा है इसके अंदर जो आपके पास पहला स्टेप आ रहा है उसको बोलते हैं कैपिस्टेशन, जबकि वो वहां नहीं था, वहां कैपिस्टेशन नहीं होती। पहला स्टेप होता है कैपिस्टेशन, और इसका मतलब क्या है, और ये सॉरी ये कहाँ हो रहा है, अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो कैपिस्टेशन है, कैपिस्टेशन का मतलब होता है कि आप उसको अभी पहले मैच्योर करोगे। समझ आ रही बात, क्या करोगे उसको, उसकी मैच्योरिंग करोगे, मतलब उसको तैयार करोगे। कैपिस्टेशन का मतलब होता है आप उसको अभी तैयार कर रहे हो, किसको, स्पर्म को। सब स्पर्म की हम जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये कैपेसिटेशन का मतलब आप ऐसे ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी फंक्शन में जाना है, तो फंक्शन में जाने के लिए हम पहले तैयार होते हैं ना, रेडी होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। तो उस पीरियड को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटेशन, राइट। उसके बाद होगा कीमो अट्रैक्शन। ये कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा है आपकी, मैं बताता हूँ कहाँ हो रहा है। अभी हम आगे देखेंगे, वैसे डिटेल में सारे स्टेप देखने, लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा फिर भी एक डायग्राम बना दूं ताकि आपको याद रहे। तो ये आपकी फ्लोपियन ट्यूब है, यहां से लेकर यहां तक। तो अब आपका जो स्पर्म है, आपको पता है वो यहां बैठा है, अभी आया ही है। अब वो अंदर, इसके अंदर मूव करेगा। तो यहां जो एंट्रेंस पे जब वो होता है, इस एंट्रेंस पर उसको हम क्या करवाते हैं, उसकी कैपेसिटेशन। क्या करवाते हैं बेटा, कैपेसिटेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां हम उसकी करवा रहे हैं बेटा कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन जो होती है, समझ आ रही बात, ये जो कैपेसिटेशन है वो कहाँ हो रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यहाँ पर, इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। फिलोपियन ट्यूब का जो पहला पॉइंट है, पहला जो पार्ट है, वहां पर होती है कैपेसिटेशन। फिर क्या होता है, कीमो अट्रैक्शन। अब ये अंदर जाएगा क्यों, इसे कौन बुला रहा है, तो वो होगी कीमो अट्रैक्शन। और वो कीमो अट्रैक्शन यहाँ पर कौन करेगा, हीट, गर्मी करेगी।
और वो कौन पैदा करेगी हीट? प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो यहाँ पर हीट पैदा करेगा, और ये जो स्पर्म होता है वो हीट के लिए बड़ा अट्रैक्ट होता है। जैसे जैसे उसको हीट मिलती जाएगी वो आगे मूव करता जाएगा, जैसे हीट बंद हो जाएगी तो उसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। तो ये जो हीट का रिलीज करने का काम है, हीट बनाने का जो काम है, वो किसका है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन का। किसका काम है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन का। अब क्या हुआ? तीसरा स्टेप क्या है? बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कोट। कोट को हम क्या बोलते थे? जेली कोट, लेकिन यहाँ क्या बोलते हो? क्यूमुलस। क्या बोलते हो? ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या बोलते हो? मतलब अब आपका जो स्पर्म है वो सबसे पहले बाइंड करेगा किसके साथ? एक्स्ट्रा सेलुलर कोट के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर कोट के साथ। समझ आ रही बात? किसके साथ बाइंड करेगा वो? एक्स्ट्रा सेलुलर कोट के साथ। आपका जैसे ही स्पर्म बाइंड कर गया एक्स्ट्रा सेलुलर कोट के साथ, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? क्यूमुलस। क्या बोल रहे हो? क्यूमुलस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या हुआ? अगला स्टेप आएगा एक्रोसोमल रिएक्शन, और ये कहा होगी? अकर इन द क्यूमुलस के अंदर, विद इन द क्यूमुलस। जो पहली आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है उसके अंदर जो रिएक्शन चलेगी उसको बोलोगे आप एक्रोसोमल रिएक्शन। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, कौन सी रिएक्शन कहाँ चल रही है। अगला होगा एक्रोसोमल बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि जोना पेलुसिडा। वहां कौन होती थी? विटेलाइन मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर अब अगली लेयर कौन सी है? जोना पेलुसिडा। वो कहता है कि जो आपके पास एक्रोसोमल जो बाइंडिंग है, जो एक्रोसोम बाइंड करेगा स्पर्म का किसके साथ? अब वो करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, जोना पेलुसिडा। अगला स्टेप क्या होगा? स्पीशीज स्पीशीज इंटरेक्शन। तो ये मेरी स्पीशीज का स्पर्म है, तो इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे? रिकॉग्निशन ऑफ द ZP2 रिसेप्टर आफ्टर दी ब्लॉक अनदर स्पर्म। जैसे ही आपके ZP2 रिसेप्टर, वहां पे कौन से थे बेटा? EBR1 रिसेप्टर, है ना? एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग रिसेप्टर 1। लेकिन यहाँ रिसेप्टर का नाम क्या है? ZP2, जोना पेलुसिडा रिसेप्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ZP2 का मतलब होता है जोना पेलुसिडा, है ना? और उसके बाद क्या होगा? ब्लॉक टू स्पर्मी। लगभग लगभग वही है, बस थोड़ा सा मॉड्यूलेशन हुआ है। फिर होगी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पहली होगी फास्ट। अब वहां पर क्या हो रहा था? दो में डिवाइड किया था, मतलब फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। यहां पर तो एक ही है, स्लो ब्लॉक। सीधे करना है हमने, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर क्या है? या फास्ट ब्लॉक क्यों एब्सेंट है? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पर्म का नंबर ही बहुत कम होता है। नॉर्मली अगर आप सिचुएशन की बात करो तो वहां पर करोड़ों में, अरबों में आपके पास स्पर्म होते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पर तो बेचारा एक ही स्पर्म है जो ओपन ट्यूब तक पहुंचा है ना? तो चांसेस कम होते हैं कि पॉलीस्पर्मी होने के, लेकिन हो भी सकता है। तो इसलिए फिर हम फास्ट ब्लॉक करें क्यों? हमारे पास फिर हम परमानेंट ब्लॉक ही करते हैं। और वो किसके थ्रू होता है आपको पता है? वैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जो आपका क्या हो रहा है, जो आपका फास्ट ब्लॉक होता है वो हमने पहले डिस्कस किया है, इन द प्रेजेंस किसके होता है? आशीष, किसकी प्रेजेंस में होता है फास्ट ब्लॉक? आशीष, यस सर। ये जो फास्ट ब्लॉक है बेटा वो किसकी प्रेजेंस में होता है? सोडियम आयन। वेरी गुड बेटा। जो आपका फास्ट ब्लॉक है वो किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन, ये याद रखना है। और जो स्लो ब्लॉक है वो डिपेंड करता है बेटा कैल्शियम आयन। किस पे बेटा? कैल्शियम आयन। तो जो फास्ट ब्लॉक है वो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन पे करेगा, और जो स्लो ब्लॉक है वो, अब वो कहता है इन जो आपकी जो माउस यानी जो मैमल कैटेगरी है, जो आप जहां पर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके अंदर फास्ट ब्लॉक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पर्म का नंबर ही बहुत कम होता है, तो वो फास्ट ब्लॉक नहीं करते, है ना? वो क्या करते हैं? सीधा स्लो ब्लॉक करेंगे, और स्लो ब्लॉक के लिए टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? फास्ट ब्लॉक तो हाथों हाथ हो जाएगा, एक दो जैसे स्पर्म टच करेगा वो हाथों हाथ ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि पानी में तो स्पर्म बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक, जैसे एक टच हुआ और आपने फास्ट ब्लॉक कर दिया, तो क्या पता वो ढंग से आगे काम ही नहीं करता हो। तो इसलिए फिर हमें दूसरे को तो चांस देना पड़ेगा। तो यहाँ वैसे क्रोमोसोम नंबर कम है, इसलिए हम फास्ट ब्लॉक नहीं करते, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है? स्लो ब्लॉक हो रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है? कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन पे। अगला जो होगा बेटा वो होगा, नेक्स्ट जो होगा फ्यूजन, और लास्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एग। मतलब अब फ्यूजन हो जाएगा, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, किसकी? स्पर्म की और एग की। समझ आया बेटा? ये स्टेप समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो आज हम अभी इतने ही करते हैं।
क्योंकि शाम को हम ज्यादा कर लें, क्योंकि जो हमने पीछे किया उसको पहले कैरी करो। पहले आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन को जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को सारे को कंप्लीट करो, पूरा करो, और उसके बाद फिर हम ये शाम वाली क्लास में ये पूरे स्टेप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। हाँ, आप बेटा क्लास में लेट आए हो तो आप पहले वाला पूरा वाला काम करो, और फिर हम इसको हाँ सर, पूरा यस कंप्लीट सर। करें। इसको हम फिर ये यस वाले जो सर। स्टेप है ये हमने रात में सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, धीरे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो इनको एक साथ करते हैं, क्योंकि फिर ये आधे अभी होंगे फिर आधे बाद में। तो आपने जैसे पीछे जो हमारा पड़ा था काम, उस एक्सटर्नल वाले का पूरा दोनों जने पूरा रिवाइज करो, एक्सटर्नल वाले दोनों को कंप्लीट करो, उसके बाद हम बात करेंगे इस वाले फेज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो यस मच, सर, ठीक। शाम को मिलते हैं। ओके थैंक यू सर। सर। ओके बेटा।